हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर 1 जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, आज से हमारा प्लेलिस्ट स्टार्ट होगा साइंस के लिए। चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले जानते हैं मैटर होता क्या है और क्या मैटर हमारे आसपास है, हमारे सराउंडिंग्स में है। तो देखो, मैटर वो हर चीज है जिसके पास खुद का मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम कहते हैं मैटर। जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग हो गया, मैं हूं, आप हो, हमारे आसपास जितनी भी चीजें रखी हैं सब के सब मैटर है। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद का उनका मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आएगी हमारे मैटर की। सबसे पहला है मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग that have mass and occupy space। तो उसको हम बोलेंगे मैटर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मैटर का? जैसे चेयर हो गया, फैन है, पेन है, चौक है, ये सारी की सारी क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी चीजें आपको आपकी आंखों से दिख रहा है वो सब के सब मैटर है। क्लियर है? अब इसके बाद क्या है? क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। हमने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया है? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखो, मैटर को सबने अपने अपने तरीके से क्लासिफाई किया है। जो अर्ली इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने क्या किया? मैटर को एलिमेंट्स के फॉर्म में क्लासिफाई किया है। जैसे उन्होंने पंच तत्व के बारे में बताया था। पंच तत्व के बारे में क्या है? जैसे उसमें है एयर है, वाटर है, अर्थ है, स्काई है, फायर है, इन सब के बारे में बताया था उन्होंने। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो पहला क्लासिफिकेशन है अर्ली इंडियन फिलोसोफर, अर्ली इंडियन फिलोसोफर classified matter as, कैसे क्लासिफाई किया था? उन्होंने कहा था एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर, इन सब के फॉर्म में उन्होंने क्लासिफाई किया था और इनको इन्होंने कहा था कॉल्ड पंच तत्व। ठीक है, इसके बाद फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैटर को फिजिकली हम सॉलिड, लिक्विड, गैस ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सेकंड है हमारा क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट की फॉर्म में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम? हो जाएगा हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीन तो आपकी बुक में दिया हुआ है, बट हमें पढ़ने कितने के बारे में? टोटल 5 के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोर आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम क्लास में, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड हम क्लासिफाई करेंगे मैटर को केमिकली। केमिकली कैसे क्लासिफाई करेंगे? उसमें आएगा हमारा
कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, यानी कि प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में, ये हमारा आता है केमिकल में। तो क्लासिफिकेशन in terms of chemical state, chemical state, classifications in terms of chemical state। तो इसमें हमारा आएगा, पहला है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस, एंड सेकंड है हमारा मिक्सचर। में देखेंगे प्योर सब्सटेंस में भी क्या होते हैं और मिक्सचर में क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस में आएगा प्योर सब्सटेंस में हम एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है मिक्सचर। मिक्सचर में हम क्या करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर में हो जाएगा हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड ये है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है, ये था हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। अब हम देखेंगे जो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन था उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, और वी कैन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कि एक जो मैटर है उसकी क्या क्या खासियत हो सकती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। सबसे पहला कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बने हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना है, और जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। जितने भी अभी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखाऊंगी आपको, सारी प्रॉपर्टी हम एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखेंगे, ठीक है। जो आपकी बुक में ऑलरेडी सारे एक्सपेरिमेंट्स गिवन है, हम उसको वन बाय वन रीड करेंगे और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को वेरीफाई करेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द particles of matter is very tiny, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं जो पार्टिकल्स हैं। थर्ड क्या है, the particles of matter, और क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, the particles of matter continuously moving, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। तो क्या लिखेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, हमेशा मूव करते रहते हैं। और क्या हो सकता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them, have space between them, जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उन सब के बीच में स्पेस होता है, तभी हम वाटर में सॉल्ट या फिर शुगर को डिसॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस अगर नहीं होगा तो वो सॉल्ट और शुगर जाएगा कहाँ, ठीक है। और क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द particles of metal attract each other, the particles of metal attract each other, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक बार इनको देख लो ठीक से, सबकी रीडिंग करो और साथ ही साथ लिखते रहो।
ठीक है, इसमें क्या है फिजिकल क्लासिफिकेशन में, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी टाइनी, or the particles of matter are continuously moving, and the particles of matter have space between them, and last one, the particles of matter attract each other। ठीक है, अब हम चलते हैं एनसीईआरटी पे। जितना भी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार बुक से रीड करेंगे ताकि कोई भी पॉइंट हमारा मिस ना हो जाए। ठीक है, ये है एनसीईआरटी, एक बार रीड कर लेते हैं इसको। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size and texture। सारी चीजें, जैसे हम ये पेन देख रहे हैं, ये पैनल है, बुक्स है, नोटबुक है, सारी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, सबका जो शेप है, साइज है, सबका सब सारी चीजें अलग है। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग है, उनका टेक्सचर अलग है। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter। वो सारी चीजें जो हमारे आसपास दिख रही है वो किसी न किसी चीज से तो बनी होगी, तो साइंटिस्ट ने उसको क्या नाम दिया है, साइंटिस्ट ने बोला है वो है मैटर। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, planets and plants and animals, even a small drop of water or a particles of sand, everything is the matter। कुछ भी, अभी मैंने बताया, कुछ भी आपको अपने आसपास दिख रहा है, सबके सब मैटर है। ठीक है, we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखवाई थी, जो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस और जिसके पास मास होता है वो सब क्या है, ये सारे के सारे मैटर्स होते हैं। other words, they both have mass and volume, यानी कि उनका मास होगा और उनका खुद का वॉल्यूम होगा। इसके बाद क्या है, since early time human beings have been trying to understand their surroundings। early Indian philosopher classified matter to form of 5 basic elements। 5 बेसिक एलिमेंट्स में उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था। कौन कौन से 5 थे, अभी बताया था मैंने, लिखवाया है आप लोगों को। 5 है, जिसमें आता है एयर है, वाटर है, स्काई है, अर्थ है एंड फायर है, और इन सबको क्या नाम दिया था, पंच तत्व। तो यहाँ पे क्या है, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो पहले के जो इंडियन फिलोसोफर थे उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो जितनी भी चीजें मिलके बनी है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो इन पंच तत्व से ही मिलके बनी है। ठीक है, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर had arrived at a similar classifications of matter। उसके बाद क्या है, फिर आता है modern day scientist। So modern day scientists have evolved 2 type of classifications of matter based on their physical properties and the chemical nature। अब के जो साइंटिस्ट है उन्होंने मैटर को कैसे क्लासिफाई किया है, 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया है, फिजिकली एंड केमिकली। In this chapter we shall learn about the matter based on the physical property। ठीक है, chemical aspects of matter will be taken up in a subsequent chapters। इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको देखेंगे। क्लियर है, इसके बाद है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, उसकी क्या खासियत होती है मैटर की। अभी जो जितने भी 5 पॉइंट लिखाए हैं ना, अब हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे इसमें। क्लियर है, पहला क्या था, फर्स्ट है अ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी मैटर है वो किससे मिलके बने हैं, पार्टिकल से मिलके बने हैं। For a long time, 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter। One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that the matter was made up of particles like sand। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 थियरीज आ रही हैं। पहली थ्योरी क्या थी कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है लाइक अ ब्लॉक, एंड सेकंड है जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स की तरह है।
तो देखो मेटल दोनों ही प्रॉपर्टी शो करता है, वो कंटिन्यूस प्रॉपर्टी भी शो करेगा, वो पार्टिकल्स प्रॉपर्टी भी शो करता है। ओके, let us perform an activity to decide about the nature of metal, it is continuous or particle। अब हमें एक एक्टिविटी से बताएंगे कि मेटल कंटिन्यूस है या फिर पार्टिकल्स है। ओके, तो पहली एक्टिविटी क्या है आपके बुक की, ये है फर्स्ट एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी है, इसमें क्या क्या लिया गया है, टेक अ 100 ml बीकर। सबसे पहले उन्होंने 100 ml बीकर लिया है। बीकर आप सबको पता है, जब आप लैब में जाते हो तो सबसे पहले आपको बीकर ही दिखाते हैं, ठीक है। तो जितने भी लेबोरेटरीज के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कैसा दिखता है, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बीकर यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ ये है बीकर। सबसे पहले बीकर लिया है 100 ml का। बीकर्स पे क्या होता है, मार्किंग ऑलरेडी लिखी होती है, छोटा छोटा सा उनका कुछ ऐसा इस पे लिखा होता है कि कितने कितने ml के हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। 100 ml का बीकर लिया है। fill half the beaker with the water and mark the level of the water। हाफ फिल करके यहाँ पे क्या कर दिया है, मार्क कर दिया है। dissolve some salt sugar with the help of glass rod। और उसमें हमने क्या किया, सॉल्ट डाला, शुगर डाला with the help of glass rod। observe any change in the water level। ये तो आप डेली करते हो, है ना। शुगर सोल्यूशन बनाया या फिर सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया, तो क्या उसमें आपको चेंजेस दिखाई देते हैं कि जो भी लेवल था वाटर का वो पहले कितना था और अब कितना है, सिर्फ सॉल्ट और शुगर डालने से? तो हार्डली ही उसमें कुछ चेंजेस नजर आते होंगे। चेंजेस मतलब ना के बराबर ही होते हैं वैसे तो, जो भी हम सॉल्ट और शुगर डालते हैं। तो वो चीजें जाती कहाँ है, ठीक है। वाटर में भी हमें दिख नहीं रही है और उसका लेवल भी राइज नहीं हुआ है, फिर क्या है उसमें चेंजेस, वेयर डज इट डिसअपीयर, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, ये सारे क्वेश्चन हमारे मन में आएंगे, ठीक है। In order to answer this question, we need to use the idea that the matter is made up of particles। और इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि जो मेटल्स होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं। वो पार्टिकल्स छोटे छोटे से पार्टिकल्स, शुगर सॉल्ट जो हमें दिखते हैं वो ऐसे पार्टिकल्स में तो होते हैं। तो ये क्या होता है, वाटर के बीच में जो गैप होता है उसमें ये जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं देते, यहाँ पे आके छुप गए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वो आके डिसॉल्व हो जाते हैं। What was there in the spoon? Salt or sugar? Has now spread throughout water. This is illustration in figure 1.1। यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मैटर है वो उसका जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर का है, और जो पार्टिकल नेचर है वो क्या हुआ, स्प्रेड आउट हो गया है वाटर के अंदर, इसीलिए ना तो हमें उसका लेवल इंक्रीज नजर आया है, ठीक है, और ना ही हमें उसमें सॉल्ट और शुगर दिख रहे हैं वाटर के अंदर, वो डिसअपियर हो चुके हैं। ये एक्टिविटी क्या है, when we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between the particles of water। जो भी पार्टिकल्स हैं वाटर के, उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट या फिर शुगर के, वो जाके डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। अब हम बता रहे हैं कि कितने छोटे होते हैं जो मैटर है, उनके पार्टिकल्स एक्चुअल में कितने छोटे होते हैं, तो वो भी हम करेंगे एक्टिविटी से। इसमें एक्टिविटी 1.2 में क्या है, टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। ये केमिकल आपको पता होना चाहिए, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट।
ये पर्पल कलर का होता है, इजीली आपको लैब में दिख जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 to 3 क्रिस्टल लिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट की एंड डिसॉल्व देम इन द 100 ml ऑफ वाटर। फिर से हमने बीकर लिया, बीकर में हमने 100 ml वाटर डाला और उसमें 2 to 3 ड्रॉप ही सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट डाला है। अब पोटेशियम परमैंगनेट का अपना एक कलर है, तो पूरा जो 100 ml का वाटर होगा वो पूरा सेम कलर हो जाएगा। अब फिर क्या कह रहे हैं, उसके बाद ये कह रहे हैं कि take out approximately 10 ml of this solution and put it into the 90 ml of clear water। सबसे पहले एक सोल्यूशन बनाया है हमने 100 ml का, उसमें 2 to 3 ड्रॉप हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। अब वो पूरा सोल्यूशन में से हमने सिर्फ 10 ml सोल्यूशन निकाला और दूसरे बीकर में जिसमें ऑलरेडी 90 ml वाटर था उसमें वो 10 ml हमने डाल दिया। तो इससे हमें क्या देखने के लिए मिला कि जो कलर चेंजेस थे, पहला वाला जो बीकर था वो ज्यादा डार्क होगा। ठीक है, फिर जैसे ही हमने दूसरे बीकर में जो 10 ml डाला है 90 ml फ्रेश वाटर में, उसका जो कलर है वो लाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, टेक आउट द 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशंस एंड पुट इट इनटू द अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, कीप द डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। फिर सेकेंड टाइम हमने क्या किया, जो बीकर बनाया उसमें से भी 10 ml हम सोल्यूशन निकालेंगे और फिर से जो फ्रेश बीकर है जिसमें ऑलरेडी हम 90 ml वाटर है उसमें फिर से वो डालेंगे। सेम एक्टिविटी हम 5 से 8 बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि धीरे 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 क्या हो रहा है, जो कलर है सोल्यूशन का वो बहुत ज्यादा लाइट होता चला जा रहा है, लेकिन हमें क्लियर वाटर कभी भी नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं हमें कलर दिखाई देगा, चाहे कितना भी लाइट क्यों ना हो, बट कलर शो उसमें होगा। Is the water still colored? Yes। अभी देखो, पहले ये इतना डार्क था, फिर लाइट 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 हुआ, बट अभी भी ये कलर्ड ही है। प्योर वाटर हमें अभी भी नहीं मिला 5 से 8 बार सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने के बाद भी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, estimating how small are the particles of matter with every dilution, though the color become light, it is still visible। भले ही कलर लाइट हो चुका है बट अभी भी कलर की प्रेजेंस हो रही है, कलर हमें दिख रहा है, कोई भी देख के बता देगा कि वो फ्रेश वाटर नहीं है, उसमें कलर ऐड है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि किसी भी मेटल के पार्टिकल्स आखिरकार कितने छोटे हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। सेम आप डेटोल के साथ भी कर सकते हो, जो डेटोल की स्मेल होती है, ठीक है, थोड़ा सा आप लगा लो, चाहे कितने बार भी हाथ धो लो, या फिर जिस भी बीकर में था तो उसमें उसकी स्मेल आएगी, उसके पार्टिकल्स अभी भी रह जाते हैं। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट है ये बताने के लिए कि मैटर एक्चुअल में कितना छोटा होता है। उसके बाद है this experiment shows that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water। टोटल कितना, सिर्फ 2 से 3 ml हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, 2 से 3 ड्रॉप लिए थे, और कितने ml वाटर में हमने एक्सपेरिमेंट किया है, 1000 ml में। ठीक है, आई मीन 1000 लीटर में। ओके, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 1000 लीटर। So we conclude that there must be a millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। एक क्रिस्टल जो है KMnO4 का, उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि जो वाटर है उसको हमने कितनी बार चेंज किया फिर भी हमें उसके एस्पेक्ट्स दिखे हैं। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हैं, which keep on dividing themselves into the smaller and the smaller particles। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate। This smell can be detected even on repeating dilution। अभी बताया था, सेम आप डेटोल के साथ भी कर सकते हो, उसका भी हो सकता है, क्योंकि आपके घरों में KMnO4 तो इजीली नहीं अवेलेबल होगा, बट डेटोल सबके घर में मिल जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो। क्लियर है। देखो क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मेटल आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इतना छोटा है जितना हम सोच भी नहीं सकते। क्लियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मेटल हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड हमने ये लिखा था
फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि जो मेटर की प्रॉपर्टी होती है, मेटर में क्या है कि उनके बीच में गैप होता है, उनके बीच में स्पेस होता है। इसको भी एक एक्टिविटी से करेंगे हम। In activities 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol or the potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade यानी नींबू पानी, particles of one types of metal get into the space between the particles of the other. This shows that there is enough space between the particles of metal. जब फर्स्ट एक्टिविटी हमने की थी तो भी हमने वहां पे क्या किया था कि वाटर के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसकी बात की थी। सेम चीजें यहाँ पे भी रिपीट हो रही है कि जो भी हम सॉल्वेंट लेते हैं, जो भी हम मेटल लेते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। अगर स्पेस नहीं होगा तो कोई भी चीज डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। सेचुरेशन, सुपर सेचुरेशन वाली जो कहानी आती है वो स्पेस के बेसिस पे ही तो आती है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि सारी चीजें जो हम बना रहे हैं इनके बीच में अगर स्पेस नहीं होगा तो कोई भी चीज डिसॉल्व नहीं होगी। अगर हम चाय बना रहे हैं और वाटर के अंदर स्पेस नहीं होगा तो जो चाय पत्ती है, जो टी लीफ है, वो उसमें डिसॉल्व ही नहीं होगी और फिर हमें नया कलर नहीं मिलेगा। क्लियर है। इसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं मेटल के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इसकी एक्टिविटी है 1.3, पुट एन अनलाइट इंसेंस स्टिक्स इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर सो एज टू गेट इट्स स्मेल। अब क्या करो, अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती जला दो गई, ठीक है, एक कोने में जला के रखो, जैसे पूजा होती है तो दूर से ही पता चल जाता है कि अभी यहाँ पे अगरबत्ती जलाई है। क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं, वो एयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो एयर का क्या है, वो एक जगह रुका तो नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर हमने धूपबत्ती या फिर अगरबत्ती जलाई है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हर जगह कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे हमने कुछ चीज जलाई है। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो मेटल के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। क्लियर है। Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at the distance? Record your observation. Of course, you will get, है ना, आपको उसका जो स्मेल है वो तो आएगा ही। क्लियर है। अब एक्टिविटी 1.4, एक्टिविटी 1.4 में क्या है, take 2 glasses beaker filled with the water, put a drop of blue or red ink slowly, add carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। ठीक है, देखते हैं इसका ऑब्जर्वेशन क्या है। सबसे पहले क्या है, 2 ग्लास या फिर बीकर ले लो, उसमें पानी फिल कर दो। उसके बाद क्या करो, हमें उसमें इंक डालना है, ब्लू इंक ले लो या फिर रेड इंक ले लो, और स्लोली और केयरफुली हमें उसमें इंक डालना है। और सेकंड बीकर में क्या करना है, हनी ऐड करना है। Leave them undisturbed in your house or in the corner of the glass। अब डिसॉल्व करने के बाद हमें उसको एज इट इज छोड़ देना है। कुछ टाइम के बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, What do you observe immediately after adding the ink drop? क्या हमें दिखेगा, What do you observe immediately after adding a drop of honey? दोनों में हमें ऑब्जर्वेशन बताना है। How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? अब कह रहे हैं कितना टाइम लगेगा जो इंक है, जो हनी है, वो उस वाटर में इवनली स्प्रेड हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखो स्प्रेड तो होगा, उसकी टेंडेंसी है मेटल की कि वो स्प्रेड हो जाता है, वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। तो होगा क्या है, यहाँ पे जो हनी है हमने एक बार उसको अगर वाटर में रख दिया है और स्टिर करेंगे तो वो इवेंचुअली तो मिल जाएगा, बट आफ्टर समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि वो नीचे सेटल डाउन भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद है एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 है ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। अभी मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला बताया था,
KMnO4। अब यहाँ पे क्या है, एक और टर्म आया है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है, लिख लो, CuSO4। ये है हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास of a hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystals to settle at the bottom. ठीक है, हमने बीकर या फिर ग्लास ले लिया, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला या फिर कॉपर सल्फेट डाला हॉट वाटर में एंड कोल्ड वाटर में। यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और फिर क्या कह रहे हैं, अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो इवनली स्प्रेड तो होगा नहीं, कुछ टाइम के बाद क्या बनेगा, उसका पीपीटी बन जाएगा, यानी कि वो नीचे बैठ जाएगा, वो अनडिजॉल्व रह जाएगा। What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happened at the time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with the temperature? Why and how? देखो, अगर गर्म पानी में हम ये चीजें करते हैं तो उसमें जो डिसोल्यूशन पावर है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। तो ठंडे पानी में डिसॉल्व प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। वहीं गर्म पानी में क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, बट अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि उसके कुछ पार्टिकल्स जो हों वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। बट अगर हम स्प्रेडिंग की बात करें कि किसमें कितनी जल्दी स्प्रेड होता है, तो हॉट वाटर में चीजें ज्यादा स्प्रेड होती हैं एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। क्लियर है? फ्रॉम द 3 एक्टिविटीज 1.3, 1.4 and 1.5, we can conclude the following. क्या conclusion है? That the particles of metal are continuously moving. कि जो particles हैं metal के वो continuously move करते रहते हैं। यही हमने starting में देखा था कि या तो जो भी मेटल है वो पार्टिकल नेचर का होगा या कंटिन्यूस नेचर का होगा। तो हमने देख लिया उसका नेचर पार्टिकल्स भी होता है और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वो कंटिन्यूसली मूव भी करता रहता है, तो वो दोनों प्रॉपर्टी को पजेस करता है। ठीक है, दे पजेस दैट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे एक वर्ड आया है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब भी कोई पार्टिकल्स कोई भी चीज मूव कर रही होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसी एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे जब हम चलते हैं तब उसमें फ्रिक्शन लगता है तो उस एनर्जी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। वैसे ही जैसे कोई भी मूवमेंट है, अपने हैंड का मूवमेंट कर रही हूँ तो इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो कह रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है टेम्परेचर इंक्रीज करते ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। जैसे कि अभी इस रूम में बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, अभी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए तो कोई भी शांति से नहीं बैठ पाएगा। जब ज्यादा गर्मी हो जाती है तो हम एक जगह पे बिल्कुल स्थिर होके नहीं बैठ सकते, कभी इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूविंग पार्टिकल्स, तो हम मूव करने लग जाते हैं। सेम वे में यही कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। In the above 3 activities, we observe that particles of metal intermixing on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of 2 different type of metal is their own is called diffusion. अब इसमें एक नया टर्म आया है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट पार्टिकल्स। दो अलग पार्टिकल्स अगर आपस में मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वहां पे डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। व्हाई डज दिस हैपन? हीटिंग के टाइम पे जो डिफ्यूजन है वो फास्टर हो जाता है। इस पे एक क्वेश्चन भी है कि जो हॉट फूड होता है उसकी स्मेल हमें दूर से ही आ जाती है, बट जो कोल्ड फूड होता है उसकी स्मेल हमें नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर हाई होता है। तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होगा, गर्म खाना है, टेम्परेचर हाई है तो उसमें से जितने भी गैसेस निकल रहे हैं उनका जो इंटरमिक्सिंग पावर होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। तो एनवायरमेंट में गैसेस के साथ वो इजीली मिक्स हो जाएंगे, डिफ्यूजन करेंगे, जिसकी वजह से हमें स्मेल आएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, उसके बाद क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मेटल अट्रैक्ट ईच अदर। अब
ये भी हमारे उसमें था अभी जो मैंने पढ़ाया, ये भी एक पॉइंट लिखाया था मैंने कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं वो देखते हैं हम। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। ऐसा चेन बनाना, ये तो एक डांस है, ठीक है, डांस नहीं करना है, ऐसे एक चेन बना लेना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इदु मिश्मी डांसर। जैसे इन्होंने किया है, कैसे, एक के बैक से पीछे से यहाँ से पकड़ा है और फिर सेम इन्होंने भी ऐसे किया है। आप लोगों ने भी मिक्सचर किया ही होगा, क्या ये वैसे तो ऐसा डांस आपने देखा होगा या फिर किया भी होगा, ठीक है। तो ऐसा ही चेन बना लेना है। उसके बाद द सेकेंड ग्रुप होल्ड द हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। पहले वाले में उन्होंने बैक से पकड़ा था और बिल्कुल उसको इंटरलॉक कर दिया था। सेकंड वाले में क्या, सिर्फ ऐसे हाथ पकड़ना है उनको। तो क्या कह रहे हैं, द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। पहले वाले में हाथ था हमारा, दूसरे वाले में सिर्फ ऐसे फिंगर टिप्स पकड़ना है। 3 हमने ग्रुप बनाए हैं, तीनों का डिफरेंस आपको पता चल गया कैसे कैसे करना है। फिर now the fourth group student should run around and try to break 3 humans chain one by one into as many small groups as possible. Which group was the easiest to break and why? अब क्या करना है, 3 ग्रुप बनाने के बाद जो कुछ बच्चे हैं वो उनके बीच से निकलेंगे और उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बताओ कौन सा ग्रुप जो है वो जल्दी टूट जाएगा। जिन्होंने ऐसे हैंड टू हैंड पकड़ा है उनका तो तुरंत टूट जाएगा। फिर जैसे इन्होंने ऐसे पकड़ लो या फिर ऐसे पकड़ लो, हैंड टू हैंड पकड़ा है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट जिन्होंने पीछे से पकड़ा है ऐसे इंटरलॉक करके उनका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उनको ब्रेक कर पाना, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं विच ग्रुप वाज द इजीएस्ट टू ब्रेक डाउन। थर्ड ग्रुप जो है वो बहुत इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा क्योंकि उन्होंने क्या किया, ज्यादा फोर्स से नहीं पकड़ा एक दूसरे को। फिर if we consider, क्या है यहाँ पे, if we consider each student as the particles of the matter, then in which group the particles held each other with the maximum force। अगर हम उन लोगों को एज अ पार्टिकल्स हम मान लेते हैं कि वो एज अ पार्टिकल्स की तरह है, तो बताओ किसमें ज्यादा फोर्स लगा है, जो फर्स्ट वाला है उसमें ज्यादा फोर्स लगा है, ठीक है। अब एक्टिविटी 1.7, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। ये 3 चीजें हमने ले ली हैं। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग, ठीक है। आयरन नेल पे हम क्या करेंगे, हैमरिंग करेंगे, पीस ऑफ चॉक को हम ऐसे ब्रेक कर देंगे और रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद अ ग्रेट फोर्स। किसमें आप इजीली आयरन को ब्रेक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उनके जो बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई है और ना ही आप उसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो आयरन को, ठीक है। फिर बस इसमें इतना ही पूछा था तो आप इजीली बता सकते हो। देखो पीस ऑफ चॉक के लिए हमें इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, पकड़ा ऐसे तोड़ दिया, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। वहीं आयरन को ऐसे पकड़ के ऐसे नहीं तोड़ सकते, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा हाई है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं आयरन के मिलके उन्होंने एक बड़ा सा मेटल बनाया होगा, ठीक है। तो उन पार्टिकल्स ने खुद को इस तरीके से इंटरलॉक किया है कि अब उनको तोड़ पाना बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। उसके बाद है एक्टिविटी 1.8। एक्टिविटी 1.8 में है टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई cutting the surface of water with your fingers. Do you able to cut the surface of the water? What could be the reason behind the surface of the water remaining all together? देखो सही तो सबने किया ही हुआ है कि ग्लास पानी लिया और ऐसे उसको हाथ से ऐसे करते हैं, तो कुछ होता ही क्या, नहीं होता, अच्छा लगता है, ठीक है, बट उसमें कुछ होता नहीं है। वाटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम चाहे ऐसे कर ले कुछ भी कर ले, तो उसके पीछे का क्या रीजन है, वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, वो ब्रेक नहीं हो सकता। उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरीके से पैक है कि हम उसको ऐसे अपने फिंगर से तो अलग नहीं कर सकते। क्लियर है। The above 3 activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggested that the particles of matter have force acting between them. This force keep the particles all together.
इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इनको एक साथ रखने में इनकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। दिस स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और ये टाइप, ये जो फोर्स है ये डिफरेंट पार्टिकल्स पे डिफरेंट तरीके से लगता है। जैसे आयरन वाला है, आयरन को आप ऐसे फिंगर से क्रॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरा फोर्स है, बट उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें भी है। वाटर में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वरना सारे पार्टिकल्स वाटर के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। डिफरेंट मैटर का डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तभी वो आपस में बाइंड हुए। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो वो बाइंड नहीं हो पाते। क्लियर है इतना? ठीक है, हमने ये पूरा कवर कर लिया है यहाँ तक। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और स्टेट्स ऑफ मैटर नया टॉपिक है, ये हम कल की क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जितना अभी पढ़ाया है आपके साथ मैंने रीडिंग की है, मेरे साथ आपने कर लिया होगा, बट इसके बाद भी आपको दोबारा से रीडिंग करना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर आप एक काम करना, पहले से ट्राई कर लेना, फिर जब मैं क्लास में समझाऊंगी तो आप अपना रीचेक कर सकते हो खुद से। क्लियर है? तो ये 9th की वैसे तो फर्स्ट लेक्चर था, अब कंटिन्यू रहेगा आपका ये लेक्चर, और देखते रहो। क्लियर है? और पढ़ते भी रहो, रिवीजन करते रहना, ठीक है। क्लियर है? ओके, थैंक यू।